मुझे आज भी वो दिन याद है। मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा था। हाथ में एक स्टेटमेंट था, बैंक का। नंबर्स थे जो ठीक नहीं थे। और मैं सोच रहा था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सोचता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, तो ये गैप क्यों है? जो मैं चाहता हूँ और जो मेरे हाथ में है, ये दूरी क्यों कम नहीं हो रही? आज इतने सालों के बाद मैं समझ गया हूँ, वो गैप पैसों की कमी नहीं थी। वो एक खास तरह की समझ की कमी थी। एक ऐसी चीज जो कोई स्कूल नहीं सिखाता, कोई डिग्री नहीं देती, और बहुत कम लोग शेयर करते हैं। आज मैं वही चीज तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सच। सिर्फ इसलिए कि काश कोई मुझे भी ये पहले बता देता। तो बैठ जाओ, चाय हो तो और अच्छा, और अगले कुछ मिनट मुझे अपना पूरा वक्त दो। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, पैसा। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। हम सब ने ये अजम्पशन लेके चले हैं कि अगर हम ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा घंटे लगाएं, ज़्यादा पढ़ लें, तो पैसा अपने आप आ जाएगा। और ये सच भी है, एक हद तक। लेकिन वो हद काफ़ी पहले आ जाती है। और उस हद के बाद जो चीज़ मैटर करती है, वो साइकोलॉजी है, दिमाग का साइंस है, अपने अंदर की समझ है। मैं ये अपनी ज़िंदगी से कहता हूँ। मैंने देखा है कि बहुत से लोग, जेन्युइनली मेहनत करने वाले, जेन्युइनली इंटेलिजेंट लोग, फाइनेंशियली वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ वो चाहते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग, जिनकी शायद उतनी फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी, खुद को ज़बरदस्त जगह तक ले जाते हैं। फ़र्क क्या था दोनों में? फ़र्क उनका रिलेशनशिप विद मनी था, उनके बिलीव्स था, उनकी साइकोलॉजी थी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ तुम्हें। हम इंसान बायोलॉजिकली एक ऐसी दुनिया के लिए बने हैं जहाँ स्कैसिटी रियल थी। हज़ारों साल पहले जो चीज़ आज मिल रही है वो कल नहीं मिलेगी। ये एक रियल थ्रेट था। तो हमारा दिमाग नेचुरली एक चीज़ की तरफ खींचा रहता है, जो अभी अवेलेबल है वो ले लो, कल का पता नहीं। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी, और अपने वक्त में बिल्कुल सही थी। आज ये सेम इंस्टिंक्ट, ये सेम बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग एक अलग दुनिया में काम कर रही है। और कॉरपोरेशंस, ब्रांड्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इस प्रोग्रामिंग को बहुत डीपली समझा है। जब तुम एक ऐड देखते हो, एक नया फ़ोन, एक नया कार, एक नया गैजेट, वो ऐड तुम्हें प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो तुम्हें एक फीलिंग बेच रहा है। एक फीलिंग कि तुम इनकम्प्लीट हो, कि कुछ और चाहिए, कि वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कुछ पीछे हो। ये स्कैसिटी माइंडसेट है, और ये इस तरह इंजीनियर की गई है कि तुम हमेशा स्पेंड करो। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि तुम ब्रांड से नाराज़ हो जाओ, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि तुम कॉन्शियस हो जाओ। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, और ये मुझे बहुत करीब से लगा। उन्होंने कहा, इफ़ यू बाय थिंग्स यू डो नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। ओचना ये कि हम चीज़ें क्यों खरीदते हैं, जेन्युइनली ज़्यादातर बार अगर हम खुद से हॉनेस्ट हो जाएं, वो नीड नहीं होती। वो एक इमोशनल गैप फिल करने की कोशिश होती है, वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, या फिर वो डर होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर नहीं खरीदा। ये कोई कमज़ोरी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन ह्यूमन नेचर को समझना और फिर उससे कॉन्शियसली नेविगेट करना, यही वो काम है जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं करते। एक छोटी सी प्रैक्टिस जो मैंने खुद शुरू की और जो मुझे बहुत काम आई। जब भी मैं कुछ खरीदने वाला होता हूं जो 5,000 रुपये से ज़्यादा का हो, मैं 48 घंटे रुक जाता हूं, सिर्फ 48 घंटे। और ज़्यादातर बार 48 घंटे बाद वो अर्जेंसी चली जाती है, वो चीज़ उतनी ज़रूरी नहीं लगती, और जो पैसे मुझे खर्चने नहीं पड़े वो कहीं और काम आते हैं। ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ एक गैप है इमोशन और एक्शन के बीच, और वो गैप बहुत पावरफुल होता है। अब मैं तुमसे एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूं जो मैंने जब पहली बार पढ़ी थी तो मैं कुछ देर के लिए रुक गया था, क्योंकि अगर ये उनके रूम के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। लंदन, इंग्लैंड। एक आदमी है, इसैक न्यूटन। वो इंसान जिसने ग्रेविटी डिस्कवर की, जिसने कैलकुलस का फाउंडेशन रखा, जिसने लाइट के प्रिज्म एक्सपेरिमेंट्स किए, जो शायद हिस्ट्री का सबसे एनालिटिकली गिफ्टेड साइंटिफिक माइंड था। और वो आदमी इस सब के बावजूद एक फाइनेंशियल डिसीजन में अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स खो बैठा जब न्यूटन को हुआ फोमो। वो दौर था जब स्टॉक्स एक नया कॉन्सेप्ट था। साउथ सी कंपनी, एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी ने ये क्लेम किया कि उनके पास साउथ अमेरिका में एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स हैं, अनलिमिटेड पोटेंशियल। लोग बिलीव करने लगे और शेयर्स ऊपर जाने लगे। न्यूटन ने भी अर्ली में इन्वेस्ट किया, केयरफुली, रैशनली। और जब वो कंफर्टेबल प्रॉफिट में थे, अप्रॉक्सीमेटली 7,000 ब्रिटिश पाउंड्स, उन्होंने एग्जिट कर लिया। स्मार्ट, डिसिप्लिन्ड, एग्जैक्टली जो करना चाहिए था। उनके दोस्तों ने, जो न्यूटन जितने शार्प नहीं थे इंटेलेक्चुअली, उनका पैसा डबल हो रहा था, ट्रिपल हो रहा था। वो न्यूटन को बता रहे थे कि आपने बहुत जल्दी निकाल लिया। वो सेलिब्रेट कर रहे थे। और न्यूटन इस सब को देखते देखते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां लॉजिक नहीं, इमोशन काम करता है। उन्होंने वापस एंटर किया, इस बार अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स के साथ।
लगभग 20,000 ब्रिटिश पाउंड्स, और फिर बबल फुट गया। शेयर्स 1,000 पाउंड से 100 तक आ गए। 90% लॉस महीने भर में। न्यूटन ने सब कुछ खो दिया। आई कैन कैलकुलेट द मोशंस ऑफ द हेवनली बॉडीज बट नॉट द मैडनेस ऑफ पीपल। सर आइजैक न्यूटन, वो इंसान जो यूनिवर्स के रूल समझ सकता था, वो खुद के अंदर के एक इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये न्यूटन की स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है कि उन्होंने पैसा खोया। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है कि क्यों खोया। उन्होंने रैशनल डिसीजन किया, और फिर दोस्तों की सक्सेस देख के, क्राउड का एक्साइटमेंट देख के, उन्होंने वो रैशनल डिसीजन रिवर्स कर दिया। यहां मैं तुमसे एक फिलॉसफी शेयर करना चाहता हूं जो 2000 साल पुरानी है। स्टोइसिज्म। मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्पायर का एम्परर। उसने अपनी प्राइवेट डायरी, जो आज मेडिटेशंस के नाम से पूरी दुनिया पढ़ती है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। और सेनेका, रोम का फिलोसोफर, ही इज अ वाइज मैन हु डज नॉट ग्रीव फॉर द थिंग्स विच ही हैज नॉट बट रिजॉइसेस फॉर दोज विच ही हैज। हमारे लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? स्टोइसिज्म का प्रैक्टिकल मतलब क्या है फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में? जो तुम्हारी कंट्रोल में है, तुम्हारी सोच, तुम्हारा प्रोसेस, तुम्हारी डिसिप्लिन, तुम्हारा टाइम होराइजन, उस पर पूरा ध्यान दो, उस पर काम करो। जो तुम्हारी कंट्रोल में नहीं है, मार्केट का डायरेक्शन, दूसरों की गेन्स, हेडलाइन न्यूज़, क्राउड का बिहेवियर, उसे ऑब्जर्व करो, समझो, लेकिन इमोशनली रिएक्ट मत करो। न्यूटन के पास सब कुछ था, इंटेलिजेंस, रिसोर्सेज, एक ऑलरेडी वर्किंग प्लान, लेकिन वो एक चीज़ कंट्रोल नहीं कर सके, अपना फोमो। मैं तुमसे हॉनेस्ट रहना चाहता हूँ, मैं भी इस ट्रैप में गिरा हूँ अपनी लाइफ में, एक बार नहीं कई बार। ये वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन होना है। लेकिन जब आप इस पैटर्न को नाम दे देते हैं, तब आपके पास एक चॉइस आती है जो पहले नहीं थी, और वो चॉइस, वो अवेयरनेस, न्यूटन के पास नहीं थी, तुम्हारे पास अब है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और चाहूंगा कि तुम सच में सोचना इस सवाल पे। अगर तुम्हें आज रात 10 करोड़ रुपए मिल जाएं, क्या तुम्हारी जिंदगी परमानेंटली बेहतर हो जाएगी? ज्यादातर लोग कहते हैं हाँ, और मैं समझता हूं क्यों, लेकिन डेटा कुछ अलग कहता है। रिसर्च कंसिस्टेंटली ये दिखाता है कि लॉटरी विनर्स, जिन्हें सडनली एक ह्यूज अमाउंट मिलता है, उनमें से मेजॉरिटी 5 साल के अंदर फाइनेंशियली पहले से भी बुरी पोजीशन में होती है। 70% से ज्यादा। ये इसलिए नहीं कि पैसा बुरा होता है, ये इसलिए है कि पैसा एज अ टूल एम्पलीफाई करता है जो पहले से वहां है। अगर कोई डिसिप्लिन्ड है, पैसा उस डिसिप्लिन को और पावरफुल बना देता है। अगर कोई इंपल्सिव है, पैसा उस इंपल्सिवनेस को और बड़ा कर देता है। तो रियल काम, असली वर्क दिमाग के अंदर है, साइकोलॉजी के अंदर है। एक चीज है जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा ब्रेन हमेशा वो एविडेंस ढूंढता है जो वो पहले से बिलीव करता है। अगर तुम्हारे अंदर डीपली ये बिलीफ है, चाहे तुम इसे कॉन्शियसली सोचते हो या नहीं, कि पैसा मुश्किल से मिलता है, कि अमीर लोग सिर्फ लकी होते हैं, कि मेरी सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं, तो तुम्हारा ब्रेन लिटरली उन अपॉर्चुनिटीज को फिल्टर कर देता है जो तुम्हारे सामने से गुजर रही हैं। ये कोई मेटाफर नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। तुम्हारे ब्रेन का एक हिस्सा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS, डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कॉन्शियस अवेयरनेस में आएगी, और वो डायरेक्टली तुम्हारी एग्जिस्टिंग बिलीफ से प्रोग्राम होता है। प्रैक्टिकली जब कोई बिलीफ बदलेगा, तभी वो इनविजिबल अपॉर्चुनिटीज विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी। और दूसरी चीज जिस पे मैं पर्सनली भी काफी वक्त से काम कर रहा हूं, वो है सेल्फ डाउट का ऑनेस्ट एग्जामिनेशन। बहुत से लोग, इंटेलिजेंट, केपेबल और मेहनतकाश लोग, एक पैटर्न में होते हैं। जब भी कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है या कोई अनकंफर्टेबल स्टेप लेना होता है, तो अंदर से एक आवाज आती है, ये मेरे लिए नहीं है। क्या होगा अगर ये काम नहीं आया? अभी थोड़ा और टाइम और तैयारी चाहिए। और वो आवाज ज्यादातर केसेस में सच नहीं बोल रही होती। वो सिर्फ तुम्हें एक फैमिलियर, सेफ जगह पर रखना चाहती है। वो डिस्कम्फर्ट से बचना चाहती है। वो फेलियर की पॉसिबिलिटी से दूर रखना चाहती है। लेकिन ये भी सच है कि फेलियर की पॉसिबिलिटी के बिना मीनिंगफुल प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कल से सब कुछ छोड़ दो और कोई बड़ा रिस्क लो। मैं ये कह रहा हूं कि उस आवाज को आइडेंटिफाई करो। जब वो आए, तुम इससे एक नाम दो। ये डर है, ये सेल्फ डाउट है, ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस का एको है। और फिर एक छोटा स्टेप लो। परफेक्ट नहीं, कंप्लीट नहीं, सिर्फ एक स्टेप। कॉन्फिडेंस एक्शन से पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। छोटा एक्शन लिया, कुछ हुआ, ब्रेन ने रिकॉर्ड किया, फिर एक और एक्शन, फिर कुछ हुआ। ये पैटर्न, ये एविडेंस कलेक्शन तुम्हारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग को स्लोली बदलना शुरू कर देता है। नेवल रविकांत ने एक बार कहा था, प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। सब कुछ कंपाउंड करता है, पैसा, नॉलेज, रिलेशनशिप्स,
और सबसे ज़्यादा तुम्हारी साइकोलॉजी। जो तुम अपने अंदर बिल्ड करते हो वो चीज़ और कोई तुमसे नहीं ले सकता। अब वो टॉपिक जिस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और इस कन्फ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग या तो मार्केट से दूर रहते हैं या फिर गलत तरीके से एंटर करते हैं, स्टॉक्स और क्रिप्टो मार्केट्स। पहले एक चीज़ सीधी कर लेते हैं, ये कैसीनो नहीं है और ये लॉटरी नहीं है। जो लोग इस तरह सोचते हैं, और मैं ये रिस्पेक्ट के साथ कह रहा हूँ, वो और कुछ नहीं बल्कि इस टूल को समझे बिना यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादातर नुकसान इस समझ की कमी से होता है, मार्केट की बुराई से नहीं। ये मार्केट्स एक्चुअली एक फैसिनेटिंग जगह है जहां मिलियंस ऑफ इंसानों की कलेक्टिव सोच, डर, उम्मीद और ग्रीड एक नंबर में कन्वर्ट होती रहती है, हर सेकंड, हर ट्रांजैक्शन में। इसी वजह से ये सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक डीपली साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है। इस मार्केट में ब्रॉडली दो तरह के प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स, पेंशन फंड्स और एल्गोरिथम्स जो मिली सेकेंड्स में इमोशन फ्री, डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं। इनके पास टीम्स हैं, रिसर्च है और डेकेड्स का हिस्टोरिकल डेटा है। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिनके पास शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिनके डिसीजंस मीडिया हेडलाइंस से, दोस्तों की बातों से या फिर चार्ट के सडन मूवमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। और इस डिफरेंस को समझना ऑनेस्टली और विदाउट जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पैटर्न जो बार बार रिपीट होता है और जो न्यूटन की स्टोरी से भी कनेक्ट होता है, ये है ऑप्टिमिज्म और एक्साइटमेंट के साथ कोई एसेट स्टॉक हो या क्रिप्टो ऊपर जाना शुरू होता है। मीडिया कवरेज आती है, सोशल सर्कल्स में बात शुरू होती है। एक पॉइंट पे जब एक्साइटमेंट अपने पीक पर होती है, जब बिल्कुल नेचुरली और ऑर्गेनिकली लगता है कि अभी एंटर करना चाहिए, वो वक्त यूजुअली एंट्री का सबसे एक्सपेंसिव और खतरनाक वक्त होता है। और उल्टा, जब क्रैश आता है, हेडलाइंस नेगेटिव होती हैं और हर तरफ डर और पैनिक फील होता है, लोग बेचकर भाग रहे होते हैं। लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से वही सबसे बेटर एंट्री का वक्त रहा है। बारोन रोथशिल्ड, एक 18th सेंचुरी बैंकर, ने एक बात कही जो मुझे बहुत पसंद है, द टाइम टू बाय इज व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट्स। ये अग्रेसिव लैंग्वेज है, लेकिन आइडिया सिंपल है। जब सब लोग डर के भाग रहे होते हैं, तब फंडामेंटली स्ट्रांग चीजें जो वो डिस्कार्ड कर रहे होते हैं, वो चीज खरीदने के लिए बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल होती है। डेटा क्या कहता है? 2008 क्रैश, रफली 50% क्रैश हुआ। जो लोग तब सिस्टमैटिकली और पेशेंटली बाय करते रहे, 2013 तक उनका पैसा अप्रॉक्सीमेटली डबल था। 2020 कोविड क्रैश, 2020 के शुरुआत के महीनों में बिटकॉइन $3,800 तक गिर गया था। जो लोग पेशेंट रहे और उन्होंने बाय किया, उन्हें उस इन्वेस्टमेंट पे जबरदस्त रिटर्न्स मिले जब 2021 में रिकवरी आई। मैं ये इसलिए शेयर नहीं कर रहा कि देखो कितना पैसा बन सकता था, बल्कि इसलिए कि ये पैटर्न समझा सकूं। सबसे ज्यादा रिटर्न वहां मिलते हैं जहां सबसे ज्यादा डर होता है, और सबसे ज्यादा लॉस वहां होता है जहां सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। और ये प्योरली एक साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, फाइनेंशियल नहीं। अगर कोई इस गेम को समझदारी से खेलना चाहता है, तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मुझे पर्सनली काम आए हैं। मैं ये अपना खुद का फ्रेमवर्क शेयर कर रहा हूं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इससे एडजस्ट करो। फंडामेंटली साउंड चीजें चुनना पहला रूल। जो तुम्हें समझ नहीं आता, जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिस कॉइन का यूज केस तुम्हारे लिए क्लियर नहीं, वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट टारगेट नहीं होना चाहिए। सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट मत करो क्योंकि किसी ने कहा या सोशल मीडिया पे हाइप है। जब समझ होगी तो कन्विक्शन यकीन भी होगा, और कन्विक्शन तब स्टेबल रहता है जब मार्केट शेक होती है। लेवरेज से दूर रहना दूसरा रूल। लोन लेके मार्केट में इन्वेस्ट करना एक ऐसा ट्रैप है जिसमें बहुत लोग गिरते हैं। जब मार्केट नीचे जाती है, और वो कभी ना कभी जाती ही है, तो लेवरेज वाली पोजीशन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। फोर्स सेलिंग एग्जैक्टली वो वक्त होती है फैंटम, जब सेलिंग सबसे बुरी होती है। हमेशा अपना पैसा लगाओ, बोरोड नहीं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, DCA तीसरा रूल। ये एक सिंपल, पावरफुल और इमोशन फ्री मेथड है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, ऑटोमेटिकली, कंसिस्टेंटली। इस मेथड की खूबसूरती ये है कि तुम्हारे डिसीजंस इमोशन से नहीं, स्केड्यूल से ड्राइव होते हैं। हिस्टोरिकली ये अप्रोच ज्यादातर एक्टिव ट्रेडर्स को आउट परफॉर्म करती है। 4 टाइम होराइजन डिफाइन करो, चौथा रूल। अगर तुम्हारा पैसा तुम्हें 2-3 साल में चाहिए, तो वॉलेटाइल मार्केट शायद तुम्हारे लिए राइट व्हीकल नहीं है। लेकिन अगर तुम 10-15 साल की बात कर रहे हो, तब टाइम खुद तुम्हारे लिए काम करता है। कंपाउंडिंग, जिसे आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था, वो सिर्फ तब फुल्ली काम करता है जब तुम उससे काम करने का वक्त देते हो। द बिग शिफ्ट। और सबसे आखिरी बात, जो मेरे लिए पर्सनली सबसे बड़ी शिफ्ट थी, मार्केट क्रैश को ट्रेजेडी की तरह देखना बंद करो। ये क्लियरेंस सेल है। अच्छी चीजें डिस्काउंटेड हो रही हैं सिर्फ इसलिए कि माहौल दर का है। जो इंसान अपने दर को मैनेज करना सीख लेता है, सिर्फ वो ही इस सेल से फायदा उठा सकता है।
बाकी लोग या तो भाग जाते हैं या फिर पैनिक में सब कुछ बेच देते हैं। मैं आज जो शेयर किया ये किसी फॉर्मूला का समरी नहीं था, ये एक पर्सपेक्टिव था, एक ऐसे इंसान का जो कुछ चीज़ें गलत करने के बाद और कुछ चीज़ें ठीक करने के बाद आज पीछे देख के समझ सकता है कि फ़र्क कहाँ था। और वो फ़र्क हमेशा हमेशा साइकोलॉजी में था, नंबर्स में नहीं। न्यूटन के पास सब कुछ था, इंटेलिजेंस, रिसोर्सेज, एक वर्किंग प्लान, लेकिन वो अपने अंदर की एक फीलिंग, एक इमोशन को मैनेज नहीं कर पाए। और वो एक इमोशन, फोमो, $3 मिलियन ले गया। पैसा एक टूल है, एक बहुत यूजफुल, एक बहुत पावरफुल टूल, लेकिन जो इंसान अपने अंदर का काम नहीं करता, जो अपनी साइकोलॉजी को नहीं समझता, वो इस टूल को इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकता, चाहे कितना भी पैसा हाथ आए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, असली इन्वेस्टमेंट तुम्हारे अंदर होती है, अपनी समझ में, अपनी अवेयरनेस में, अपने इम्पल्सेस को पहचानने की एबिलिटी में। वो काम साइलेंट है, कोई नहीं देखता उससे, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अगर इस वीडियो में से कोई एक चीज तुम्हारे साथ रहे तो मैं चाहता हूं कि वो ये हो, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में, बड़े हो या छोटे, एक सेकंड रुको, पूछो खुद से, ये मैं लॉजिक से कर रहा हूं या इमोशन से। सिर्फ ये एक सवाल, रेगुलरली, ये एक सवाल ही वक्त के साथ बहुत कुछ बदल सकता है। और अगर आपको लगा कि इस वीडियो में कुछ काम की बात थी तो किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर करो, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, कोई जिसने हाल ही में कोई फाइनेंशियल फ्रस्ट्रेशन शेयर की हो तुमसे। ये चीजें तब ज्यादा फर्क करती हैं जब हम मिलकर सीखते हैं। शुक्रिया, अपना ख्याल रखना।